नीट कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो कि है हमारा डीएनए रेप्लिकेशन। इस टॉपिक से हमेशा ही नीट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और साथ ही साथ ये टॉपिक पढ़ना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपका बेस क्रिएट करता है डीएनए रेप्लिकेशन के बाद आने वाले बाकी सभी प्रोसेस का। इवन इट इज ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ठीक है बच्चों, तो अभी आने वाले 10 से 15 मिनट में हम लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड अपने सारे डाउट्स क्लियर करेंगे और इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे जो कि हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी रेलिवेंट है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा एंड तक इस वीडियो में। और आइए अब हम लोग देखते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन किस प्रकार से होता है और ये क्या होता है। ठीक है बच्चों, इस वीडियो के पहले हम लोगों ने एक वीडियो में देखा था। बच्चों, इससे पहले मैंने एक सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन का वीडियो डाला था, उसको आशा करती हूँ आप लोगों ने देखा होगा। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मैनर में होता है, यानी कि जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है वो सेपरेट होते हैं और दोनों स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट की तरह काम करते हैं न्यू डॉटर स्ट्रैंड की सिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को किसने प्रपोज किया था? जो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए का रेप्लिकेशन प्रोसेस है, इसको प्रपोज किया था वॉटसन एंड क्रिक ने। और इसको प्रूव किसने किया था? मीजल्सन एंड स्टेहल ने इसको प्रूव किया था 1958 में। ठीक है, तो डीएनए का रेप्लिकेशन होता क्या है बच्चों? जब हमको पता है कि जो सेल साइकिल है हमारी वो दो फेज में होती है। पहली होती है जो हमारी वो इंटरफेज होती है और जो दूसरी फेज होती है वो हमारी एम फेज यानी कि माइटोसिस फेज होती है। ठीक है, जो इंटरफेज होती है वो हमारी डिवाइड होती है G0, G1, S एंड G2 फेज में। ठीक है, तो जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है बच्चों वो एस फेज में होता है। ठीक है, तो सेल साइकिल के दौरान एस फेज में सबसे पहले हमारा क्या होता है कि जो सेल के अंदर का डीएनए है उसका डुप्लीकेशन होता है। उसके बाद जो है सेल हमारी एंटर करती है माइटोसिस में, वहां पे सेल जो है फिजिकली डिवाइड होती है दो डॉटर डीएनए में। तो रेप्लिकेशन है क्या? इस सेल के डिवीजन से पहले जो सेल के अंदर का डीएनए है वो डिवाइड होता है अपने ही जैसी आइडेंटिकल दो डॉटर डीएनए में। तो इस प्रोसीजर को कहते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन। ठीक है, और ये जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मैनर में होता है, जिसमें जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो क्या होता है? वो सेपरेट होता है और साथ ही साथ ईच स्ट्रैंड जो होते हैं वो क्या करते हैं? टेम्पलेट की तरह काम करते हैं न्यू डॉटर स्ट्रैंड की सिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो इसको कहते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन। डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए क्या कोई सबस्ट्रेट चाहिए होता है? जी हाँ, जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है उसके लिए सबस्ट्रेट की तरह काम करता है हमारा न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ये न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट क्या होते हैं? जो हमारी पेंटोस शुगर होती है यानी डीऑक्सीराइबोज जो शुगर होती है, इस डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ फर्स्ट पोजीशन पे हमारा क्या अटैच रहता है? यहाँ पे बेस अटैच रहता है और जो फिफ्थ कार्बन होता है वहां पे हमारा क्या अटैच रहता है? फॉस्फेट ग्रुप। और ये जो फॉस्फेट ग्रुप होता है ये केवल सिंगल फॉस्फेट नहीं होता है, यहाँ पे तीन फॉस्फेट अटैच होते हैं। जो पहला वाला फॉस्फेट होता है उसको कहते हैं अल्फा फॉस्फेट, जो बीच वाला होता है उसको कहते हैं बीटा और जो लास्ट वाला होता है उसको गामा फॉस्फेट कहते हैं। तो जो अल्फा फॉस्फेट होता है हमारा ये ज्वाइन होता है हमारा जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उसमें ये ज्वाइन करेगा और बीटा और जो गामा फॉस्फेट है ये रिलीज होते हैं कैटालिसिस के दौरान, जिससे क्या होता है कि जो रेप्लिकेशन है उसको एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से होती है ये प्रोसेस। देखिए, जैसे कि ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो सेपरेट हुआ, जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है सेपरेट हुआ, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इसने टेम्पलेट की तरह काम किया। ये हमारा प्राइमर है, प्राइमर की 3 प्राइम ओएच में जो ये फ्री 3 प्राइम ओएच है इसने हमारे इनकमिंग न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट पे अल्फा फॉस्फेट पे अटैक किया। ठीक है, ये दोनों फॉस्फेट हमारे एज पायरोफॉस्फेट रिलीज हो गए और जो अल्फा वाला फॉस्फेट था वो हमारी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में ज्वाइन हो गया। यहाँ पे देखिए, तो इस प्रोसेस को कहते हैं कैटालिसिस। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ये न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट था इसने किस तरह से काम किया? इसने काम किया एक सबस्ट्रेट की तरह से। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट ने एक सबस्ट्रेट की तरह से यहाँ पे काम किया
और साथ ही साथ इसकी वजह से क्या मिली, इसकी वजह से एनर्जी मिली हमारे डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफी रेलिवेंट है, इसको याद रखना। तो आप लोग इसको याद रखना कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए एज ए सबस्ट्रेट क्या काम करता है, तो वो है हमारा न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ये वाला। ठीक है, जिसमें 3 फॉस्फेट होते हैं, अल्फा बीटा गामा। जो अल्फा होता है वो हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में ज्वाइन होता है और बीटा गामा रिलीज हो जाते हैं एज ए पायरोफॉस्फेट टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है बच्चों, जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है इसमें एंजाइम्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन में हमारे काफी सारे एंजाइम होते हैं जो कोऑपरेटिव मैनर में काम करते हैं। ठीक है, जो सबसे पहले काम करता है वो कौन सा एंजाइम होता है? हमारा डीएनए हेलिकेज। डीएनए हेलिकेज का क्या काम होता है? ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सेपरेट करता है। कैसे सेपरेट करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कर देता है। जैसे कि ये हमारा कोई डीएनए है, ठीक है, तो हमारा हेलिकेज क्या करेगा? स्ट्रैंड्स में इस तरह से बाइंड करेगा। ठीक है, अब ये पूरे स्ट्रैंड में घूमेगा और देखेगा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहाँ पर है। जहां पे इसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दिखेगा वहां पे ये क्या करेगा? जो बेसिस है उनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कौन करता है? डीएनए हेलिकेज। डीएनए हेलिकेज क्या करता है? अनवाइंड करता है दो डीएनए स्ट्रैंड को रेप्लिकेशन फॉर प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, प्राइमेस का क्या काम होता है? प्राइमेस क्या का काम करता है? जो छोटे छोटे प्राइमर होते हैं 5 से 10 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग, इन प्राइमर की सिंथेसिस करता है हमारा प्राइमेस। प्राइमेस एक ऐसा आरएनए पॉलीमरेज है जो 5 से 10 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग प्राइमर्स की सिंथेसिस करता है। ये प्राइमर्स क्यों रिक्वायर्ड होते हैं? क्योंकि जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज होता है वो डायरेक्ट टेम्पलेट के ऊपर सिंथेसिस नहीं कर सकता है। उसको 3' OH वाला एक छोटा डीएनए स्ट्रैंड चाहिए होता है, चाहे वो डीएनए का हो चाहे वो आरएनए का हो, उसी को वो फर्दर कंटिन्यू करता है सिंथेसिस करना। जबकि जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज होता है वो टेम्पलेट से सीधा 10 से 15 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग प्राइमर की सिंथेसिस करता है। ठीक है, तो हमारे प्राइमेस का फंक्शन समझ में आ गया कि ये एक शॉर्ट स्ट्रेच बनाता है डीएनए की, जिससे फ्री 3' OH मिल जाता है हमारे डीएनए पॉलीमरेज को सिंथेसिस फर्दर कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, अब सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, ये कौन से एंजाइम्स होते हैं बच्चों? ये वो एंजाइम, जैसे कि हमारा डीएनए होता है इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि ये कंपैटिबिलिटी शो करता है अपने दूसरे स्ट्रैंड के साथ। ठीक है, तो अब जैसे हेलिकेज ने इस स्ट्रैंड को सेपरेट कर दिया इस तरह से यहाँ से, तो क्या हो सकता है कि जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड है ये आपस में फिर से अटैच हो सकते हैं, या ये जो सिंगल स्ट्रैंड है दोनों ये किसी और डीएनए से अटैच हो सकते हैं सेल में प्रेजेंट, या आरएनए से भी अटैच हो सकते हैं। तो जो ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है ना, ये अनस्टेबल हो जाता है हेलिकेज से अनवाइंड करने के बाद। तो इस अनवाइंड डीएनए को स्टेबल करने के लिए सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन चाहिए होता है। तो सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन तुरंत जाकर के इस तरह से बाइंड कर लेता है इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को। अब जब यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन बाइंड कर लेगी तो ये जो फ्री डीएनए है ये किसी और स्ट्रैंड से आपस में पेयरिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये स्टेबल हो गए। अब दूसरे एंजाइम की असेंबली तक ये जो है स्टेबल फॉर्म में रहेंगे और आपस में या किसी दूसरे स्ट्रैंड से पेयरिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन का काम क्या होता है? स्टेबलाइज कर देता है ये सेपरेटेड स्ट्रैंड को। ठीक है, टोपोआइसोमरेज का क्या काम होता है? जो जैसे बच्चों की ये हमारा हेलिकेज है, इसने यहाँ से जब डीएनए को अनवाइंड किया तो बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक किया, तो उसकी वजह से खिंचाव हुआ। खिंचाव की वजह से ये जो पीछे वाला जो हमारा डीएनए है इसमें क्या हुआ? इसमें टॉर्जन क्रिएट हो गया। ठीक है, ऐठन क्रिएट हो गई। जैसे आप रस्सी ले लो, उसको आपस में लपेटो हो, जब आप उसको खींचोगे तो जो आगे वाला पार्ट है उसमें क्या हो जाएगा कि कुछ टॉर्जन टाइप का हो जाएगा। तो उसको कौन रिलीव करेगा? उसको रिलीव करेगा हमारा टोपोआइसोमरेज। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये सुपर क्वाइलिन को रिमूव करता है। ठीक है, जो डीएनए लाइगेज एंजाइम होता है इसका क्या काम होता है? डीएनए लाइगेज जो होता है ये एज ए ग्लू काम करता है डीएनए रेप्लिकेशन में। ठीक है, जो स्ट्रैंड्स होते हैं, जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं, उनको आपस में ज्वाइन कराने का काम करता है डीएनए लाइगेज हमारा। ये हम लोग
लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस में इस एंजाइम को देखेंगे अभी। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने कौन कौन सा एंजाइम देखा? डीएनए हेलिकेज देखा जो अनवाइंड करता है डबल हेलिक्स को। फिर हमने देखा प्राइमेज जो एक शॉर्ट प्राइमर की सिंथेसिस करता है टू प्रोवाइड फ्री 3' OH ग्रुप फॉर डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन के बारे में देखा जो डीएनए हेलिकेज के बाद सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को स्टेबलाइज करता है। फिर हमने देखा टोपोआइसोमरेज के बारे में जो सुपर कॉइलिंग को रिमूव करता है। ठीक है, और डीएनए लाइगेज के बारे में देखा जो दो फ्रेगमेंट डीएनए के होते हैं उनको आपस में ये ज्वाइन कराता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं डीएनए पॉलीमरेज के बारे में। ये एक मेन एंजाइम होता है, डीएनए रेप्लिकेशन की सिंथेसिस करने का ये मेन एंजाइम होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? डीएनए के रेप्लिकेशन को कंटिन्यू करता है, सिंथेसिस करता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की। कैसे करता है? अभी मैंने बताया कि इसको फ्री 3' OH ग्रुप चाहिए होता है नए न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को ज्वाइन कराने के लिए। ठीक है, डीएनए टेम्पलेट का यूज करता है, पॉलीमराइजेशन करता है डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड का, ये भी मैंने बता दिया है। ये जो एंजाइम होता है ये काफी ज्यादा एफिशिएंट होता है, हाईली एफिशिएंट होता है। इतना ज्यादा एफिशिएंट होता है कि ये हर सेकेंड में अप्रोक्सीमेटली 2000 बेसिस ऐड कर सकता है विद हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी। ठीक है, तो ये डीएनए पॉलीमरेज जो होता है हमारा, इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है जिससे कि म्यूटेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और साथ ही साथ इतना ज़्यादा एफिशिएंट एंजाइम होता है कि ये लॉन्ग स्ट्रेच डीएनए का रेप्लिकेशन विद इन 18 मिनट भी कर सकता है। ठीक है, तो जो इसकी कैपेसिटी है वो क्या है कि ये पर सेकेंड ये 2000 बेसिस कम से कम ऐड कर सकता है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन ये वाला पूछा गया है कि डीएनए पॉलीमरेज कैसा एंजाइम है, हाईली एफिशिएंट है। और साथ ही साथ ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि डीएनए पॉलीमरेज केवल एक डायरेक्शन में काम करता है। ठीक है, जो डीएनए पॉलीमरेज है हमारा वो हमेशा जो न्यूक्लियोटाइड है वो केवल 3' OH पे ही ऐड करता है, 5' पे नहीं करता है। ठीक है, तो जो इसकी जो सिंथेसिस हमेशा करता है डीएनए पॉलीमरेज वो 5' टू 3' डायरेक्शन में करता है। ठीक है, जो इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड होगा वो हमेशा 3' एंड पे ही ज्वाइन होगा। ठीक है, तो क्या क्या की स्टेप्स हैं डीएनए रेप्लिकेशन के? सबसे पहले डीएनए के रेप्लिकेशन में क्या होगा? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो साइट है उसका रिकॉग्निशन होगा। इसका रिकॉग्निशन कौन करेगा? इसका रिकॉग्निशन करेगा बच्चों डीएनए हेलिकेज, क्योंकि इसको जो है डीएनए को अनवाइंड करना है। ठीक है, तो अनवाइंड उसके बाद फिर क्या होगा? डीएनए डबल हेलिक्स की अनवाइंडिंग होगी और रेप्लिकेशन फोर्क हमारा बनेगा। उसके बाद क्या होगा? रेप्लिकेशन फोर्क पे एक स्ट्रैंड में लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस होगी और दूसरे स्ट्रैंड पे लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस होगी। ये क्या होता है अभी मैं बताऊंगी। फिर रिमूवल होगा, जो प्राइमर्स हैं उनको रिमूव किया जाएगा। फिर साथ ही साथ डीएनए की प्रूफ रीडिंग होगी और जो डीएनए हमारा सही से नहीं मतलब कि जिसमें म्यूटेशन हुआ होगा या कोई गलत बेस अटैच हो गया होगा उसकी रिपेयरिंग होगी। उसके बाद फिर हमारे डीएनए के दो न्यू स्ट्रैंड्स बनकर तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन ईच स्टेप को देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो है क्या होगा? रिकॉग्निशन होगा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक डबल हेलिक्स का डायग्राम देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ये है डीएनए डबल हेलिक्स हमारा, ये है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ होगा? यहाँ पे जो हमारा हेलिकेज है उसने ईच स्ट्रैंड को ये इस तरह से बाइंड किया होगा। यहाँ पे कहीं पे इसने इस तरह से बाइंड किया होगा मान लो। फिर उसने जो है देखा होगा कि जहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा वहाँ वहाँ से स्ट्रैंड्स को सेपरेट करना था। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हमारा जो कैसा होता है? ये हमारा एटी रिच सीक्वेंस होता है। एटी रिच क्यों होता है बच्चों? जो हमको पता है कि जो एडेनिन और थाइमिन होते हैं इनके आपस में क्या होते हैं? दो हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयरिंग होती है। ठीक है, जो ग्वानिन हो और साइटोसिन जो होते हैं हमारे यहाँ पे क्या होता है? तीन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। हालांकि हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होते हैं लेकिन जब बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तो ये काफी स्ट्रांग हो जाते हैं। ठीक है, तो जो एटी रिच सीक्वेंस होते हैं वहाँ पे कम हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होंगे तो उनको ब्रेक करना ज्यादा इजी होगा। इसीलिए जो हेलिकेज होता है वो उस रीजन को आइडेंटिफाई करता है जहाँ पे एटी रिच सीक्वेंसेस होते हैं और उस रीजन को ही कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और यहीं से वो जो है डीएनए को अनवाइंड कर देता है और जहाँ से डीएनए अनवाइंड हो जाता है उस जगह को कहते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से डीएनए जो है अनवाइंड हुआ और यहाँ
ये जो है हमारा क्या बन गया, रेप्लिकेशन फोर्क बन गया। ठीक है, और जो ये प्रोसेस है बच्चों डीएनए की सेपरेशन वाली, जो अनवाइंडिंग वाली, ये काफ़ी एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। इसी वजह से क्या होता है कि ये पूरा का पूरा एंटायर डीएनए जो होता है वो एक बार में सेपरेट नहीं हो जाता है। जैसे जैसे रेप्लिकेशन प्रोसीड होता है ये स्ट्रैंड सेपरेट होते जाते हैं। ठीक है, जो ई कोलाई होता है हमारा प्रोकैरियोट, उसमें क्या होता है, सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है। और जो जो हमारा ई कोलाई होता है उसमें सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है। और जो हमारे यूकैरियोट्स होते हैं इनका लीनियर जीनोम होता है, तो इसमें क्या होता है कि काफ़ी मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट हो सकते हैं, और मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से एक साथ डीएनए की सिंथेसिस भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हमने देख लिया, यहाँ पे रेप्लिकेशन फोर्क हमने देख लिया यहाँ पे। अभी हम लोग देखते हैं कि जो लीडिंग स्ट्रैंड है और लैगिंग स्ट्रैंड है इनकी सिंथेसिस कैसे होती है बच्चों। ठीक है, तो ये हमारे डीएनए के दो स्ट्रैंड्स बन गए, एक की पोलैरिटी है 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड दूसरी की पोलैरिटी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब ये दोनों स्ट्रैंड जो है टेम्पलेट की तरह काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ वाला जो स्ट्रैंड है उसकी सिंथेसिस कैसे होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इस तरह से सिंथेसिस हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ वाला जो टेम्पलेट है उसकी सिंथेसिस ऐसे होगी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, तो अब गेम यहाँ पे क्या है बच्चों, जो हमारा लीडिंग स्ट्रैंड होता है इसमें क्या होता है, जो हमारा ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला स्ट्रैंड होता है इसकी पोलैरिटी, इसके हिसाब से जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रैंड बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि डीएनए इजीली अवेलेबल हो जाएगा। जैसे आगे स्ट्रैंड्स ओपन अप होता जाएगा पॉलीमरेज के लिए डीएनए अवेलेबल होता जाएगा, तो यहाँ पे जो सिंगल प्राइमर अटैच होगा डीएनए पॉलीमरेज उसी को एक्सटेंड करता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो इसको डीएनए पॉलीमरेज को बीच में रुकना नहीं पड़ेगा सिंथेसिस करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंटिन्यूअस स्ट्रैंड की सिंथेसिस हो रही है। क्यों कंटिन्यूअस हो रही है, क्योंकि डीएनए यहाँ पे हमको इजिली एज ए टेम्पलेट अवेलेबल हो जा रहा है फर्दर सिंथेसिस के लिए। लेकिन यहाँ वाले स्ट्रैंड में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंथेसिस इस तरह से हो रही है, इस डायरेक्शन में हो रही है ना। तो ये हमारा 3 प्राइम एंड है, ये हमारा 5 प्राइम एंड है। तो यहाँ पे प्राइमर इजिली अवेलेबल, यहाँ पे जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो इजिली अवेलेबल नहीं हो रहा है। पहले ये स्ट्रैंड ओपन होगा, फिर इधर स्ट्रैंड खींच के आएगा, उसके बाद उसके ऊपर प्राइमर की सिंथेसिस होगी, उसके बाद फिर डीएनए के फ्रेगमेंट्स बनेंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जो सिंथेसिस हो रही है वो डिसकंटिन्यू मैनर में हो रही है। तो ये जो डिसकंटिन्यू मैनर में सिंथेसिस होती है इसको कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। और जो ये डिसकंटिन्यू डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं यहाँ पे प्राइमर से, इसको कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। क्योंकि इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था ओकाजाकी, इसलिए इसको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई कि जो यहाँ पे डीएनए की सिंथेसिस हो रही है वो डिसकंटिन्यू मैनर में हो रही है, क्योंकि इजिली डीएनए अवेलेबल कंटिन्यूअस मैनर में नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे जैसे स्ट्रैंड सेपरेट होगा तो डीएनए पॉलीमरेज को इधर डीएनए मिलेगा, फिर वो आगे 3 प्राइम एंड में सिंथेसिस करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो एक चीज यहाँ पे और पता चलती है कि जो हमारा लीडिंग स्ट्रैंड होता है उसमें सिंगल प्राइमर एक्सटेंड होता रहता है, मल्टीपल प्राइमर नहीं चाहिए होते हैं। और जो हमारा लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस होती है उसमें क्या होता है, हमको मल्टीपल प्राइमर चाहिए होते हैं। क्यों, क्योंकि हमको बार बार डीएनए की सिंथेसिस, फ्रेगमेंट्स की सिंथेसिस करनी पड़ती है। एक फ्रेगमेंट मिला उसकी सिंथेसिस की, फिर डीएनए पॉलीमरेज रिलीज हुआ, फिर उसके बाद दूसरा प्राइमिंग इवेंट हुआ, फिर डीएनए पॉलीमरेज की लोडिंग हुई, उसके बाद फिर उसने डीएनए सिंथेसिस की, फिर रिलीज हो गया। इस तरह से जो है हमारा लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस होती है। अब ये जो लैगिंग स्ट्रैंड बना है इसको कंटिन्यू कौन करेगा, अब डीएनए ऐसे तो नहीं रह सकता है फ्रेगमेंटेड। ठीक है, तो उसको कंटिन्यू करने के लिए एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज 1।
डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है, ये जो है पीछे से जो हमारे फ्रेगमेंटेड डीएनए है इनको आपस में जोड़ता चला जाता है, ठीक है। और आगे से जो है ये 3 प्राइम OH पे डीएनए की सिंथेसिस करता हुआ चला जाता है। तो एंड में क्या बनता है, एक एंड में यहाँ पे सिर्फ एक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की सिंथेसिस करने के लिए बच जाएगी, और उस बचे हुए फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की सिंथेसिस कौन कर देगा, हमारा डीएनए लाइगेज। इस तरह से जो गैप है वो फिल हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं। अब डीएनए पॉलीमरेज के अंदर जो फर्स्ट वाला है उसके अंदर 2 क्वालिटीज होती है, वो एक तो प्रूफ रीड भी कर लेता है, दूसरा जो है शॉर्ट डीएनए के स्ट्रेचेस भी बना लेता है, ठीक है। तो इस तरह से वो पीछे वाले जो डीएनए फ्रेगमेंट हैं उनको आपस में जोड़ता हुआ चला जाएगा, और आगे से वो प्रूफ रीड भी करता हुआ चला जाएगा। लेकिन अब जो आगे जो हमारा एक गैप बच जाएगा उसको कौन सील करेगा, उसको सील करेगा हमारा डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज का क्या काम होता है, निक को सील करना, यानी कि जो गैप है उसको फिल करना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट डीएनए का रेप्लिकेशन, ठीक है। लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस देख ली हम लोगों ने, लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस देख ली हम लोगों ने। उसके बाद जो है डीएनए रेप्लिकेशन होता रहेगा, और एक समय पे कुछ ऐसे सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं डीएनए पे जहाँ पे जो है टर्मिनेशन वाले सीक्वेंसेस होते हैं, तो उनको जैसे ही डीएनए पॉलीमरेज इनकाउंटर करता है, डीएनए रेप्लिकेशन का टर्मिनेशन हो जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, इसको हम लोग एक बार समराइज कर लेते हैं। हम लोगों ने देखा कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मैनर में होता है, जिसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, और ईच स्ट्रैंड जो है वो क्या करता है, एज अ टेम्पलेट काम करता है नए डीएनए की सिंथेसिस के लिए। और जो हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन वाला प्रोसेस होता है वो ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ सेल साइकिल होता है, जब सेल हमारी माइटोसिस में एंटर करने वाली होती है उसके पहले। जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है उसके बाद फिर सेल हमारी एंटर करती है माइटोसिस में, सेल डिवीजन होता है वहां पे, ठीक है। दूसरा हमने देखा यहाँ पे कि जो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट होते हैं हमारे, वो एज ए सबस्ट्रेट काम करते हैं डीएनए पॉलीमरेज के लिए। न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट क्या होते हैं हमारे, जो हमारी डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है उसके फर्स्ट कार्बन पे हमारे नाइट्रोजनस बेसेस अटैच होते हैं, और फिफ्थ कार्बन पे हमारे 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच होते हैं, अल्फा बीटा गामा, जिसमें अल्फा जो होता है वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में, और जो बीटा गामा होते हैं ये हमारे एज ए पायरोफॉस्फेट काम करते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं फॉर द रेप्लिकेशन प्रोसेस, ठीक है। तीसरा हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से कैटालिसिस होती है। तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि जो प्राइमर के फ्री 3 प्राइम OH होता है वो इनकमिंग न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट के अल्फा फॉस्फेट पे अटैक करता है, जिससे क्या होता है, अल्फा फॉस्फेट शुगर एंड बेस ये इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं हमारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में, और 2 फॉस्फेट हमारे रिलीज हो जाते हैं एज ए पायरोफॉस्फेट टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर द रेप्लिकेशन प्रोसेस। फिर हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन से एंजाइम रिस्पॉन्सिबल हैं डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, जिसमें हमने डीएनए हेलिकेज के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि जो डीएनए हेलिकेज है वो दो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को अनवाइंड करता है ताकि जो है टेम्पलेट मिल सके न्यू डीएनए की सिंथेसिस के लिए। प्राइमेज क्या करता है, शॉर्ट प्राइमर बनाता है टू प्रोवाइड फ्री 3 प्राइम OH ग्रुप फॉर द डीएनए पॉलीमरेज। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करती हैं, डीएनए हेलिकेज के द्वारा जो सेपरेट किए गए स्ट्रैंड्स हैं उनको स्टेबलाइज करती है। टोपो आइसोमेरेज क्या करता है, सुपर कॉइलिंग को रिमूव करता है। और डीएनए लाइगेज क्या करता है कि जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स में गैप क्रिएट हुआ है उसको वो सील करता है, ठीक है। फिर हमने देखा था कि डीएनए पॉलीमरेज जो होता है हमारा वो मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम होता है, वो हमेशा जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन होती है उसी में सिंथेसिस करता है। ये हाईली एफिशिएंट एंजाइम होता है, इसीलिए ये 1 सेकेंड में करीब 2000 बेसिस ऐड कर सकता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है रेप्लिकेशन फोर्क की सिंथेसिस हुई, और हमने ये भी देखा कि ई कोलाई में सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है और यूकैरियोट्स में मल्टीपल होता है, ठीक है। ये भी देखा हम लोगों ने कि इंटायर डीएनए एक बार में अनवाइंड नहीं होता है, क्यों, क्योंकि ये एनर्जी
एफिशिएंट प्रोसेस नहीं होता है, इसमें एनर्जी कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा होता है। इसीलिए जैसे जैसे रेप्लिकेशन प्रोसीड होता है वैसे वैसे आगे वाला जो डीएनए स्ट्रैंड है वो सेपरेट होता चला जाता है। फिर हम लोगों ने लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस देखी, जिसमें हमने देखा कि जो स्ट्रैंड्स हैं हमारे उनमें अपोजिट पोलैरिटी होती है और डीएनए का ये नेचर होता है कि वो केवल और केवल 3 प्राइम एंड पे ही ऐड करेगा न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को। इसीलिए जो है एक स्ट्रैंड पे जो डीएनए की सिंथेसिस होती है वो मल्टीपल प्राइमर्स से होती है, फ्रेगमेंटेड डीएनए बनते हैं जिनको हम लोग लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। और ये लैगिंग स्ट्रैंड जो है वो आपस में ज्वाइन होते हैं किसके द्वारा, डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी के द्वारा, और जो एंड में जो गैप क्रिएट होता है उसको फिल किया जाता है डीएनए लाइगेज से। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया। और दूसरा स्ट्रैंड जो है वो लीडिंग स्ट्रैंड है जिसकी सिंथेसिस सिंगल प्राइमर के द्वारा हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जैसे जिस ओरिएंटेशन में डीएनए की ओपनिंग हो रही है उसी ओरिएंटेशन में डीएनए की सिंथेसिस हो रही है, तो इनको वेट नहीं करना पड़ता है डीएनए के लिए। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ तक देखा। और हम लोगों ने ये भी देखा कि जो डीएनए है उसके सिंथेसिस का टर्मिनेशन कहाँ होता है। कुछ ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जो डीएनए पॉलीमरेज एनकाउंटर करता है सिंथेसिस के दौरान और वहां से जो है डीएनए रेप्लिकेशन का टर्मिनेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा रेप्लिकेशन। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोल ऑफ डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन, है ना। तो ये वाला हमने अभी देखा था जिसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट थे शुगर के साथ और एक तरफ हमारे बेसिस थे। तो ये वाला अभी हम लोगों ने देखा था। तो वो हमारा न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट क्या कर रहा था, एज ए सबस्ट्रेट काम कर रहा था। कैटालाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, नहीं ये नहीं कर रहा था। डीएनए रेप्लिकेशन में हम राइबोन्यूक्लिक एसिड का पॉलीमराइजेशन नहीं कर रहे थे। ये वाला हमारा ऑप्शन गलत है। प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, यस एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था। जो दो हमारे फॉस्फेट रिलीज हो रहे थे उससे क्या मिल रही थी, एनर्जी मिल रही थी रेप्लिकेशन प्रोसेस के लिए। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए एंड सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स आर लेटर ज्वाइंड बाय। ठीक है, जो डिसकंटिन्यू सिंथेसिस होती है लैगिंग स्ट्रैंड पे, उसको उसमें जो गैप्स होते हैं उनको सील कौन करता है बच्चों? अभी हम लोगों ने देखा था कि उन गैप्स को सील करता है हमारा डीएनए लाइगेज। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज जो होता है, जो फ्रेगमेंट्स होता है उनकी सिंथेसिस करके उनको बढ़ा देता है। उसके बाद जो है क्या होता है, जो गैप क्रिएट होता है उसको सील कर देता है लाइगेज। कैसे? वाया क्रिएटिंग अ फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए पॉलीमरेज इज द मेन एंजाइम फॉर आरएनए सिंथेसिस। It is DNA dependent DNA polymerizing enzyme. It's a highly efficient enzyme. It is catalyze a reaction with high degree of accuracy. ये क्वेश्चन आप लोग करना और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये था आज का हमारा डीएनए रेप्लिकेशन वाला प्रोसेस। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन के बारे में और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि उस एमआरएनए से कैसे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, यानी कि ट्रांसलेशन के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।